वेलकम बैक जनाब। रोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ कुछ पोल्यूटेंट्स की बातें लेकर के आप लोगों की पेश खिदमत। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल, और आपको मैं बताता चला जाऊं कि ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर दूं, इसके सोर्सेज के ऊपर बात हो जाए, फिर इसके एनवायरनमेंट के ऊपर, हार्मफुल इफेक्ट्स के ऊपर बात होगी, साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करते चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज की बात करूं कि ये एक पंजेंट ऑर्डर के साथ बड़ी इरिटेटिंग गंदी वाली स्मेल के साथ मौजूद है और बहुत ज्यादा सफोकेशन कॉज करती है, इरिटेशन कॉज करती है। इसका सबसे बड़ा सोर्स, नेचुरल सोर्स वॉल्केनोज है। 67% जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वॉल्केनोज से आती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर सोर्स है सल्फर कंटेनिंग गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है, गटर का जब ढक्कन खुलता है तो उसमें से जो स्मेल आती है गंदी वाली, वो यही सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा होता है बाय बैक्टीरिया। कंबस्शन ऑफ कोल जो होती है, क्योंकि आपको पता है सल्फर ऐड की जाती है पेट्रोल वगैरह के अंदर, क्योंकि सल्फर इटसेल्फ कंबस्टिबल है। सल्फर इटसेल्फ कंबस्टिबल होने की वजह से जो पेट्रोल के अंदर से पंजेंट स्मेल आती है ना, इरिटेटिंग सी स्मेल आती है, वो ये सल्फर की वजह से होती है। तो पेट्रोल या गैसोलीन की जो कंबस्शन है वो भी सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स है। अगर आप लोगों के पास ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोज होकर के भी ये सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह का और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का सोर्स बनता है। बर्निंग ऑफ क्रूड ऑयल और इसी तरह बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स के अंदर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी सोर्सेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। तो बिगेस्ट सोर्स इज वॉल्केनोज, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो है वो कंबस्शन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल वगैरह और फ्यूल वगैरह, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पर फिर हमारे पास इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास सोर्सेज के बारे में। इसकी फॉर्मेशन में सल्फर जो मौजूद होता है ना कोल वगैरह के अंदर, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते कंबस्शन के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन होती है ऑक्सीजन O2 के साथ। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होकर के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, SO3 बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बड़ी ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है ये क्या करती है, अब आप लोगों के सामने मैं बताने लगा हूं कि दो गैसेस होंगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। ज्यादा डिजास्टर्स इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड है, ये याद रखिएगा। इट इज अ मेजर पोल्यूटेंट, क्योंकि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ये इसका स्ट्रक्चर रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड। और ऊपर से फिर सल्फर डाइऑक्साइड पोलर भी है, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का 0 है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी रिलेटिवली ज्यादा होती है। SO2 and SO3 gives various reactions in the atmosphere and they form sulfate aerosols। एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फेट एरोसोल्स बनते हैं जो दो तरीके से पोल्यूशन कॉज करते हैं, स्मॉग की फॉर्मेशन में भी और एसिड रेन की फॉर्मेशन में भी। आगे आपको रिएक्शंस भी दिखाता हूं। इन दिस वे दे कैन पेनिट्रेट इनटू द पैसेज ऑफ लंग्स एंड ह्यूमन बीइंग, यानी कि डायरेक्ट सल्फेट एरोसोल्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट पोल्यूटेंट, डायरेक्ट भी ये पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट कैसे पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी बात हो जाए कि ये इनडायरेक्ट पोल्यूटेंट्स कैसे, आइए जरा वो भी डिस्कस कर लें। इसके दो इफेक्ट्स हैं जिसमें ये इनडायरेक्ट एज ए पोल्यूटेंट एक्ट करती है। तो सल्फर के ऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट पर अगर इफेक्ट करते हैं तो दो मेन इफेक्ट्स है, एसिड रेन और स्मॉग। एसिड रेन आपको पता है, नॉर्मल रेन क्या होती है, याद रख लीजिएगा। नॉर्मल रेन जो होती है ना, नॉर्मल रेन की जो pH है ना, वो आपकी बुक कहती है जी कि 5.6 है। नॉर्मल रेन इज एसिडिक और न्यूट्रल, तो याद रखिएगा नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक। और नॉर्मल रेन के स्लाइटली एसिडिक होने की रीजन क्या है? नॉर्मल रेन के स्लाइटली एसिडिक होने की रीजन है जनाबे वाली कार्बोनिक एसिड। तो नॉर्मल रेन इज एसिडिक ड्यू टू कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद। कार्बन डाइऑक्साइड जब मॉइस्चर या क्लाउड्स वगैरह के साथ कंबाइन हो जाती है तो ये इसके रिजल्ट में
कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे पोल्यूटेंट नहीं है और कार्बोनिक एसिड में जाकर भी ये पोल्यूटेंट नहीं रहता, क्योंकि नॉर्मल रेन जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर ये नॉर्मल रेन नहीं रहती, ये बन जाती है एसिड रेन। व्हेन द रेन वाटर हैज पीएच लेस देन 5 देन इट इज नोन एज एसिड रेन। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अगर आपको ऑप्शन दे SO2, CO2, NOx और HCl, याद रख लीजिएगा SO2 नॉर्मल रेन के एसिडिक होने की वजह है, नॉर्मल रेन एसिडिक इस वजह से है। SO2 और NOx जो है वो एसिड रेन की एसिडिक होने की वजह है, एसिड रेन एसिडिटी रीजन, एसिड रेन की एसिडिटी रीजन, ठीक है। ये हमारे पास SO2। और इसमें अगर आपसे क्योंकि मेजर रोल किसका है तो याद रख लीजिएगा एसिड रेन इज एसिडिक मेजर ड्यू टू, तो आपने SO2 सिलेक्ट करना है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की ऑक्साइड्स आएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ, व्हाट अबाउट HCl? याद रख लीजिएगा HCl सम टाइम एसिड रेन के अंदर मौजूद होता है और HCl वाली एसिड रेन को कहते हैं टेम्परेरी एसिड रेन, टेम्परेरी एसिड रेन। तो HCl वाली जो एसिड रेन है इसको टेम्परेरी एसिड रेन का जो है वो नाम दिया जाता है। तो ये टेम्परेरी एसिड रेन को अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो जहन के अंदर रख लें। एक हमारे पास नॉर्मल एसिड रेन, नॉर्मल रेन है, उसकी एसिडिटी की वजह कार्बन डाइऑक्साइड है। एक हमारे पास एसिड रेन जो जेन्युइन एसिड रेन है उसकी एसिडिटी की रीजन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। और अगर टेम्परेरी एसिड रेन है तो उसकी एसिडिटी की वजह HCl है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताने के बाद अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर नेचुरल रेन इटसेल्फ फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड, ये नेचुरल रेन है, ठीक है। तो नेचुरल रेन और एसिड रेन में पीएच का आप लोगों को एक बड़ा मेजर डिफरेंस पता चल गया कि नेचुरल रेन में 5.6 और एसिड रेन में पीएच जो है वो लेस देन 5। ठीक होगा बेटा। उसके बाद अब इसके अंदर केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व होती है कि किस तरह से एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। नॉर्मल रेन में कार्बोनिक एसिड तो पड़ा हुआ है, लेकिन बाकी क्या होता है, गैस फेज में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती है। ये सबसे पहला एमसीक्यू बन सकता है कि एसिड रेन की फॉर्मेशन में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर रिएक्शन करती है हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ, और इंटरमॉलिक्यूलर ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि SO2 OH के साथ रिएक्शन करके ये आप लोगों के पास इस वक्त HSO3-1 है, जिसको हम बाई सल्फाइड रेडिकल कहेंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बताई हुई है मैंने। यहां पर अगर आप आके चेक करते हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आइए जरा देखें जरा कि इस वक्त सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन चुकी है। यहां पे सल्फर इस वक्त आप देख सकते हैं कि +5 है, +6 है या +4, ये MCQ आ सकता है, यहाँ पे लिख देते हैं +6 है, +4 है या +5 है। आप कहेंगे सर मुझे कैलकुलेट करना आती है, +1 + x -6 इज इक्वल टू -1। तो बेटा देखिएगा ये हमारे पास x -5 इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 + 5 इज इक्वल टू +4। सल्फर डाइऑक्साइड +4 से आगे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में गया अभी इस वक्त राइट नाउ आप लोगों के सामने इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 ही रहेगी। आप कहेंगे सर हाउ यू कैन से नाउ इट इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि अभी रिएक्शन चल रहा है, अभी रिएक्शन फिनिश नहीं हुआ। ये बाइसल्फाइड एज एन इंटरमीडिएट आया है। आइए जरा देखते हैं आगे क्या होता है कि ये जो बाइसल्फाइड आपके सामने बना था ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके बाद आपको हाइड्रोक्सिल आयन मिलेंगे और दोबारा से SO3 मिल जाएगा। तो अब देखें जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ वो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या है, आइए जरा उसके ऊपर डिस्कशन हो जाए। मैं अगर आप लोगों को समझाना चाहूं कि यार SO2 + OH नेगेटिव HOSO2-1 और HOSO2-1 + O2 goes to form OH नेगेटिव + SO3।
इसका अगर आप ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिजल्ट में यही बचता है कि SO2 प्लस O2 गोज टू फॉर्म SO3। अब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो बाइसल्फाइड के अंदर ये +4 में, ये एज एन इंटरमीडिएट था। अब यहां पे देखें कि यहाँ पे +4 था, तो ऑक्सीडाइज होकर के +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो +4 +6 में जब कन्वर्ट होता है तो ये 2 स्टेजेस के अंदर रिएक्शन होता है जो कि हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स फैसिलिटेट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 इज फैसिलिटेटेड बाय हाइड्रोक्सिल आयंस जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं मॉइस्चर वगैरह की वजह से। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सल्फर ट्राइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू रैपिडली सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और ये होता है एसिड, जो एसिड रेन के अंदर मेन एसिडिटी का बाइस बनता है। समझ आ गई बात की यहां तक? तो ये सारे रिएक्शंस का एक छोटा सा सीक्वेंस था जो मैं आपको बता रहा था। ये 3 स्टेजेस के अंदर रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको बताए, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स ने इसको फैसिलिटेट किया। अब सल्फर डाइऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस जो हम लोगों ने पढ़ी है कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, तो इसकी एक और भी फेज आपको बता दें, ये इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्टली वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो सकती है SO3 की बजाय। तो ये SO2.H2O बन गया, यानी कि ये इस वक्त मॉइस्ट SO2 है, या जिसको हम लोग हाइड्रेटेड SO2 कह सकते हैं। ये हाइड्रेटेड SO2 H+ आयन रिलीज करके उसी तरह बाइसल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा हाइड्रोक्सिल आयन वाला रिएक्शन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बात तो बिल्कुल वही है, मैं कहूंगा हाँ जी बिल्कुल वही है। SO2 H2O जब H+ आयन रिलीज कर रहा है तो असल में ये अपने पास रख क्या रहा है, OH नेगेटिव आयन। H+ आयन रिलीज कर दिया, बाकी OH नेगेटिव अपने साथ रख लिया, तो बात वहीं पे आ गई बाइसल्फाइड। ये बाइसल्फाइड जो है वो एक और प्रोटॉन डोनेट करके SO3-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये SO3-2 अगेन आपको पता है कि वाटर में शामिल होकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना सकती है। देख सकते हैं आप SO3-2 प्लस H2O वाटर के साथ कंबाइन हो जाए अगर, तो ये हमारे पास जो बाइसल्फाइड है इस वक्त ये H2SO4 में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह आयोनिक रिएक्शंस होते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ होता है इनके अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उस हिसाब से इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्वियस रिएक्शंस दैट ऑक्सीडाइज सल्फर 4 टू सल्फर 6, सल्फर 4 टू सल्फर 6, ठीक है जी। ये यहाँ पे आप लोगों के पास SO3 में कन्वर्ट होने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए दिस इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर विद ओजोन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड विद ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीडेशन हो रही है कि सल्फर 4 सल्फर 6 में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी रीजन ओजोन बन सकती है, ऑक्सीडेंट्स है, ये सब के सब क्या है, ऑक्सीडेंट्स हैं, और ऑक्सीजन खुद भी बन सकती है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन आर कैटालाइज्ड बाय आयरन मैंगनीज इन द क्लाउड ड्रॉपलेट्स। तो ये सारे का सारा कारनामा क्लाउड्स के अंदर हो रहा होता है कि सल्फर 4 सल्फर 6 में कन्वर्ट हो रही होती है। सल्फर 6 बड़ी आसानी के साथ वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के अंदर शामिल हो जाती है। पल्ले पड़ गई ये बात, ओके हो गया। नेक्स्ट, जब ये रेन बरसती है छम छम छमाछम, तो बड़े बड़े मसले मसाइल खड़े कर देती है। सॉइल को भी नुकसान पहुंचाती है, ह्यूमंस को भी नुकसान पहुंचाती है, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए नुकसानदेह है। अभी मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसिड रेन का क्या है, एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल। रॉक से मेटल्स जो है वो लीच डाउन, क्योंकि ये जब एसिड रेन आती है तो मेटल्स का इस एसिड के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल अपने ओर्स से निकलकर रेन वाटर में शामिल हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। वो जो सॉल्ट्स होते हैं उस कौन कौन से ज़्यादातर मेटल्स हैवी के होते हैं, एल्यूमिनियम, मर्करी, लेड और कैल्शियम जैसी मेटल्स। ये मेटल्स जब डिस्चार्ज होती हैं वाटर बॉडीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। तो इनका नुकसान का जो बायस बनना है वो इस चीज़ की एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि सॉइल के अंदर मेटल्स को लीच डाउन करवा के पहुंचाना। ये सॉइल, ये मेटल्स अगर प्लांट्स इनटेक करेंगे तो प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा, वो प्लांट्स अगर हम खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। अगर फिशेस वो उस पानी को यूज करती तो उनके लिए एल्यूमिनियम मेटल जो है वो गिल्स के अंदर जो है वो क्लॉटिंग वगैरह का बायस बनता है, गिल्स की जो है वो डैमेजिंग हो जाती है, फिशेस की डेथ हो जाती है। मर्करी और लेड जो है वो अगर फिशेस की बॉडी में डिपॉजिट हो जाए तो वो हम खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। तो ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। इसके अलावा ये जो हैवी मेटल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं फिश वगैरह के अंदर, जो मैं अभी बता रहा था, हेल्थ हैजर्ड्स होती है ह्यूमंस के लिए, बर्ड्स के लिए कि अगर वो उस फिश को खा लें। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेयर डैमेज हो सकता है,
हेयर डैमेज हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन हो सकती है, फॉरेस्ट डैमेजिंग, क्रॉप्स को डैमेज कर सकती है, क्रॉप्स डैमेज। तो ये सारे के सारे इस एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं कि VOC से SO2 का बनना, इसके अलावा इंडस्ट्री से NOx वगैरह का बनना, ये इसके सोर्सेज हैं। उसके बाद एक बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, पता है ये एसिड रेन वेट डेपोजिशन है या एसिड ड्राई डेपोजिशन है? याद रख लीजिएगा, ये NOx और SO2 जो है ये इस वक्त ड्राई डेपोजिशन का बायस बनते हैं, ड्राई डेपोजिशन। लेकिन जब ये रिएक्शंस कर जाते हैं तो एसिड रेन को एक नाम दिया जाता है एसिड डेपोजिशन का। एसिड रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड डेपोजिशन और इट इज ए काइंड ऑफ वेट डेपोजिशन। याद रख लीजिएगा, एसिड रेन इज ए काइंड ऑफ वेट डेपोजिशन। कोई आपसे कहे कि एसिड रेन में कौन से पोल्यूटेंट्स हो गए, प्राइमरी या सेकेंडरी, तो मैं बता देता हूं कि एसिड रेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि SO2 वगैरह और NOx नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं यहां पे इस वक्त, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। लेकिन जैसे ही ये रिएक्शन कर लेते हैं तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं H2SO4 वगैरह और नाइट्रिक एसिड वगैरह, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो बेटे गैसियस पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर ड्राई डेपोजिशन के थ्रू डायरेक्ट भी इफेक्ट कर सकते हैं तमाम के तमाम एनवायरनमेंट को। लेकिन इसके अलावा ये अगर क्लाउड्स के वाटर्स के अंदर रिएक्शंस हो जाएं और एसिड रेन का बायस बने तो वहां पे ये वेट डेपोजिशन के थ्रू भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो गैसियस पोल्यूटेंट्स का जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नुकसान पहुंचाना दो तरह से होता है, या तो ड्राई डेपोजिशन डायरेक्ट भी नुकसान पहुंचा सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, या वेट डेपोजिशन की फॉर्म में भी नुकसान पहुंचता है। ड्राई डेपोजिशन के थ्रू भी नुकसान पहुंचता है और वेट डेपोजिशन के थ्रू भी नुकसान पहुंचता है। वेट डेपोजिशन एसिड रेन को इंक्लूड करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स में बता रहा था एसिड रेन के लिविंग थिंग्स के लिए भी हैं, नॉन लिविंग के लिए भी है। लिविंग के लिए प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए नुकसानदेह। जिस तरह ये आंटी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त परेशान लग रही हैं, ये बारिश में नहाई थी, एसिड रेन हुई थी, तो जिसकी वजह से इनकी इस वक्त ये कंडीशन है। डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग हो जाती है बोथ एनिमल्स, और इसके अलावा स्किन डैमेजिंग हो जाती है। इक्वेटिक लाइफ के लिए भी नुकसानदेह है। और इस तरह मोनूमेंट्स, ताजमहल वगैरह और ये जो लाइम स्टोन्स वगैरह की जो बिल्डिंग्स है ना, तो मार्बल की जो बिल्डिंग्स होती है ना, मार्बल की बिल्डिंग्स को ये बड़े नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मार्बल की बिल्डिंग्स जो है वो इस तरह से डैमेज हो जाती हैं एसिड के रिएक्शंस की वजह से, एसिडिक रिएक्शंस की वजह से। क्योंकि कैल्शियम मेटल के कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है ना, जो लाइम के अंदर मौजूद होता है, वो इस एसिड से रिएक्ट कर जाता है। तो एसिडिक रिएक्शंस की वजह से डैमेजिंग हो जाती है काफ़ी हद तक मार्बल की बिल्डिंग्स की। ताजमहल को ना मोहब्बतों की दास्तानें छोड़ कर गए हैं मुसलमान, और हमें काम ही नहीं था, लाइब्रेरियाँ हमने बनाई नहीं, हम लोगों ने ताजमहल बना दिए। इस तरह फिशेस के लिए, आंटियों के लिए और फॉरेस्ट के लिए, सब के लिए जो है वो नुकसानदेह होते हैं। ये क्या, एसिड रेन की बात करो। दिस वाज अ स्टोरी अबाउट एसिड रेन। और अब हल्का सा मूव करता हूँ स्मॉग की तरफ। स्मॉग का मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ स्मॉग की कंपोजिशन बताएं, स्मॉग की कंपोजिशन, तो बच्चे कहते हैं सर स्मॉग की कंपोजिशन है स्मोक एंड फॉग। मैं कहता हूं शर्म करो, डूबो 1 मोल ऑफ वाटर में डूबो। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड स्मॉग। कहते हैं सर नीचे आपने खुद लिखा, बेटे याद रख लीजिएगा, वर्ड स्मॉग इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। इसकी कंपोजिशन स्मोक एंड फॉग नहीं है, कंपोजिशन के अंदर हमारे पास मौजूद हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स भी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स भी। कंपोजिशन क्या है वो टाइप्स की बेस पर बताते हैं। तो याद रखिए, कोई आपसे पूछे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्मॉग, तो आप लोगों ने कहना है 2 टाइप्स ऑफ स्मॉग्स, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग। जनरली बोलो तो आप कह देना सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पोल्यूटेंट्स जो है वो सोर्स है, कंपोजिशन है स्मॉग के। स्मोक एंड फॉग
नाम स्मॉग डिराइव करने के लिए यूज किए गए हैं। असल में आप ये नहीं कह सकते कि इसमें धुआं है और धुंध है, धुआं और धुंध कंपोजिशन है स्मॉग की। अकलमंद वाला काम किया गया। द वर्ड स्मॉग इज डिराइव फ्रॉम स्मोक एंड फॉग। अदरवाइज कंपोजिशन के अंदर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं जिसमें सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोकार्बन्स है। ये एक बड़ा सोर्स है स्मॉग का। बड़े याद रखिएगा, रिड्यूसिंग स्मॉग कहते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रखने वाली स्मॉग। ये कंबस्शन ऑफ कोल के थ्रू बनती है। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग को फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग, क्योंकि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनती है, फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाती है। कंसंट्रेशन इसमें ओजोन की ज्यादा होती है। सवाल आया रिड्यूसिंग स्मॉग में हाई कंसंट्रेशन किसकी, तो आपका आंसर SO2। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग में हाई कंसंट्रेशन किसकी, तो आपका आंसर होगा ओजोन, हाई कंसंट्रेशन। याद रख लीजिएगा, जब ओजोन ट्रोपोस्फियर में आती है तो नुकसान का बायस बनती है। स्ट्रेटोस्फियर में रहे तो कुछ नहीं कहते, ट्रोपोस्फियर में आती है तो ये स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। पिछले दिनों काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहे थे स्मॉग के। येलोइश ग्रे कलर किस वजह से, NO2, ये MCQ में पूछा जा सकता है। अनप्लेजेंट ऑर्डर भी इन्हीं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की वजह से है। फॉर्म बाय NO एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स की वजह से बनती है। स्मॉग की फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या है, ये पेपर में सवाल पूछा जाता है। कंडीशंस फॉर द स्मॉग फॉर्मेशन में सबसे पहले नंबर पर ढेर सारे पोल्यूटेंट्स होने चाहिए। NO होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन्स होने चाहिए, VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह होना चाहिए, ठीक है जी, ओजोन वगैरह होनी चाहिए, सारे पोल्यूटेंट्स होने चाहिए। सनलाइट होनी चाहिए जो स्पीड अप करे केमिकल रिएक्शन को। धूप की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, इसलिए ये रिएक्शन दिन के टाइम पे होते हैं। और शाम के टाइम पे इसलिए अपीयर होती है कि शाम के टाइम जरा हवा की या एयर की मूवमेंट जो है वो लेस हो जाती है। तो अगर हवा तेज चल रही है तो स्मॉग नहीं बनेगी, अगर हवा कम चल रही है तो स्मॉग है। इसीलिए ये ज्यादातर सितंबर से नवंबर तक जो है वो ऑब्जर्व की जाती है, अगर पोल्यूटेंट्स के ऊपर कंट्रोल ना किया जाए। भट्टे वगैरह आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन महीनों में बंद कर दिए जाते हैं ताकि स्मॉग की फॉर्मेशन से अवॉइड किया जा सके। Photochemical smog is produced in afternoon by the formation of peroxide, nitric acid, PAN, ozone. PAN is toxic for eyes and plants. अब मैं आपको बता दूं कि स्मॉग में ये सब के सब इस वक्त सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। कोई आपसे कहे ओजोन क्या है तो बेटे याद रखिएगा, ओजोन इज ऑल्सो ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो ये सारे पोल्यूटेंट्स मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, पैन और ओजोन ये आइज के डिग्रेडेशन का बायस बनते हैं, हेयर्स के लिए डैमेज बनते हैं, स्किन के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अगर मास्क यूज ना किया जाए तो रेस्पिरेटरी डिजीज पैदा हो जाती है और काफी डिजास्टर्स लेवल होता है। तो मेन चीज मैंने आपको बता दी, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्या है, रिड्यूसिंग स्मॉग क्या है, कंडीशंस ऑफ द फॉर्मेशन क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। कोई आपसे ये कहे कि स्मॉग कंटेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी, तो आपका याद रख लीजिएगा रिजल्ट्स जब ये स्मॉग बन जाती है तो इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, लेकिन इसकी बनने की वजह ऑफ कोर्स प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में, स्लो एयर मूवमेंट की प्रेजेंस में सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बनने का बायस बनते हैं, जो कि स्मॉग एक सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज करता है। तो बेटा इसमें नर्व डैमेज भी आ सकता है, इसमें VOCs, ओजोन वगैरह जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बाज़ दफ़ा हेडेक और फिटीक वगैरह का बायस बनते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, बाज़ दफ़ा कार्डियो वेस्कुलर इलनेस जो है वो भी कॉज हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। इसके अलावा जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से ज़्यादातर गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स जो है वो जन्म लेते हैं। इसके अलावा सॉइल कंटेमिनेशन, पेस्टिसाइड्स वगैरह से जो है वो हमारे पास नोजिया जैसा और स्किन इरिटेशन जो है ये VOCs जो है वो कॉज करते हैं। तो स्किन इरिटेशन और नोजिया वगैरह, कैंसर रिस्क जो है वो VOCs का होता है, जिसमें वो क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म भी शामिल होता है जी, ठीक है। तो ये गैस्ट्रो जो डिजीज़ हैं ये वाटर पोल्यूशन से ज़्यादातर कॉज होती हैं। और इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अनकॉन्शियसनेस वगैरह या मसल फिटीक वगैरह बायस बनती है, लेड भी इसमें शामिल है। और पार्टिकुलेट मैटर और ओजोन ज़्यादातर रेस्पिरेटरी
डिजीज, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रेस्पिरेटरी डिजीज का बायस बनती है। बड़ा प्यारा सा मैप था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए, जो कि डिफरेंट किस्म की एयर पोल्यूशन की वजह से। तो एयर पोल्यूशन क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है, वाटर पोल्यूशन क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है, और सॉइल कंटेमिनेशन क्या क्या नुकसान पहुंचा रही है, ये इस पिक्चर में आप लोगों के सामने वाजे है। यानी हो ये तो थी स्टोरी कुछ सल्फर डाइऑक्साइड के रोल की एटमॉस्फेयर के अंदर। आखिरी पोर्शन जो है इस यूनिट का वो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन और उसके रिएक्शन। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा।